हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम चैनल में आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। ये जो क्लास 9th की बुक है एनसीईआरटी, इसमें पार्ट्स डिवाइडेड हैं, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो जो हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो वो जाके आप देख लेना। तो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम पता करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, किसे बोलते हैं। यहाँ हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि हमारी लाइफ जो है, हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी है, अगर सेल कैसा दिखता है, किसने उसको इन्वेंट किया, ये सब चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन मैं रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। While examine a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. सबसे पहले तो ये जो सेल है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया था, इसको जो सबसे पहले देखा था वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में, ठीक है, 1665 ईयर में देखा था। और किसके थ्रू देखा था? कॉर्क एक तरीके का सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ ट्रीज से आता है। ट्रीज की जो छाल होती है ना, वो उससे मिलता है कॉर्क। उसको एग्जामिन किया था रॉबर्ट हुक ने एक खुद का बनाया हुआ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू। जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप होते हैं उसके थ्रू जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल जो है वो डिस्क्राइब किया था कि कॉर्क में कुछ चीजें देखी गई थी जो एक हनीकॉम्ब जानते हैं, मधुमक्खी का छत्ता इस तरह का से होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दिए थे उनको माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने ये बताया कि ये एक तरीके से शॉर्ट छोटे करके स्ट्रक्चर्स हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर्स इन्हें दिखाई दिए, ठीक है। तो उसको बोला गया लिटिल रूम, क्योंकि ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स थे ये बहुत दिखने में बहुत छोटे छोटे थे और एक छोटे से रूम के जैसे दिखाई दे रहे थे, रूम के जैसे, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनमें दिखाई दिए थे। तो इसको बोला गया लिटिल रूम, ठीक। This may seems to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living thing appears to consist of separate units. ये पहली बार था कि किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग्स है वो किसी छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड है। The use of word cell to describe these units is being used till the day in biology. इन छोटे छोटे रूम को, इस वर्ड को डिस्क्राइब किया सेल कहा गया, जो आज तक की बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो सेल ही बोला जाएगा। लेट अस फाउंड कि सेल के बारे में हम अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे बने। एक एक्टिविटी है यहाँ पर, वो एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन अनियन बल्ब। प्याज ले ली छोटी सी। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस। उसकी स्किन उतार दी ऊपर की, ठीक है, उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। फ्रॉम द कॉन्केव साइड द इनर लेयर ऑफ द अनियन, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वॉच ग्लास। जो कुछ चीजें होती हैं, एक वॉच ग्लास होता है, कांच का होता है, उसके अंदर हल्का, मतलब उस अनियन पील को बहुत आराम से जो है निकाल के रख दिया गया। उसमें पानी रखा गया क्योंकि ताकि वो सिकुड़े ना या खराब ना हो। द पील गेटिंग फोल्डेड और ड्राई, सूखने से और उसको फोल्ड होने से बचाने के लिए। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम अ वॉच ग्लास टू अ स्लाइड। उसके बाद एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर वो जो क्या बोलते हैं, प्याज का जो हमने छिलका पील ऑफ करा था
वो उस स्लाइड के ऊपर रख दिया। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए, कुछ फोल्ड्स नहीं होने चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए वो। थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश से आप उसको जो है रख सकते हैं, मतलब पेंट ब्रश जो होता है जैसे आप पेंटिंग करते हैं उससे रख दीजिए। विद द हेल्प ट्रांसफर द पील। नाउ वी पुट ड्रॉप अ सैफ्रोनाइन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन होता है जिसको सैफ्रोनाइन सोल्यूशन बोलते हैं, उसके ऊपर वो डालना है और कवर स्लिप लगा देनी ताकि वो हिले ना। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स। एयर बबल्स आने से जो है बचाना है हमें, उसमें एयर बबल्स आ जाएंगे तो ढंग से उसको दिखाई नहीं देगा, इसलिए कवर स्लिप की हेल्प से उसको कवर कर दिया जाता है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प टू प्रिपेयर। ये सब चीजें आप अपने स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट में करवाया जाएगा। इस टाइप के माइक्रोस्कोप में उसको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं कि उस अनियन पील वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है, वो सब आप अपने आप देख सकते हैं उसमें। What do we observe as we look through the lens? Can we draw the structures that are able to see through the microscope? इस तरह का ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ इस तरह का सेल दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो दिख रहे हैं, इस तरह के हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स दिख नहीं रहे ये, ठीक है। ऐसे जो तो ये चीज जो है इसमें, ये चीज हमारी कहलाई जाती है न्यूक्लियस, ठीक। और इन जो ये रूम दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला जाता है सेल। मतलब जो छोटा सा रूम है उसको हम बोल रहे हैं कि ये सेल है, ऐसा दिखाई दिया है, ठीक है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ पील एलियंस ऑफ डिफरेंट साइज। और भी बहुत सारी, मतलब आप डिफरेंट साइज के पील ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। What are these structures? अब ये structures होते क्या हैं? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. छोटे छोटे structures मिलकर एक बहुत बड़ा onion bulb बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे करके structures हैं, ऐसे करके join हो रखे हैं, ठीक। और ये पूरा structure मिलके क्या बना रहा है, एक onion bulb, ठीक। We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the same size of the onion they came from. देख रहे हैं कि हर अनियन में साइज उनका डिफरेंट है बट उसमें एक ही चीज दिखाई दे रही है, उसी तरह के सेम हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स। These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स है, मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो यही है अनियन स्ट्रक्चर का, जिससे जुड़ के वो अनियन बल्ब बना है। These structures are called cell. इन स्ट्रक्चर्स को सेल बोला जाता है। Not only onions but all the organisms that we observed around are made up of cells. अनियन ही नहीं बल्कि सभी जो भी ऑर्गेनिजम्स हम चारों तरफ देखते हैं, लिविंग बीइंग्स, ये सब कुछ जितने हैं सिंगल सेल है, मल्टी सेल्यूलर है, ये सब सेल से ही मिलके बने हैं। अब हम इसमें एक रॉबर्ट हुक के बारे में और भी डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में इसमें है। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, भी बताया था मैंने, इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया था। नाउ ल्यूवेनहॉक 1674 में, ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने और इंप्रूव्ड अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें फ्री लिविंग सेल्स देखे। फ्री लिविंग सेल्स कहाँ देखे, पॉन्ड वाटर में। उन्होंने अनियन बल्ब में देखे रॉबर्ट हुक ने, तो इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स देखे फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। जो भी हमने आपको न्यूक्लियस दिखाया था वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे थे जिन्होंने 1839 में, आगे भी और चीजें डिस्क्राइब होती रही, उन्होंने उसमें एक वर्ड डिस्क्राइब किया जिसको बोला गया प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
was presented by two biologists, Sheldon and Shawn, in 1839 and 1838. अब ये किसने बताया कि हमारी बॉडी, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सिर्फ सेल से बनी है और सेल ही हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है? वो किसने बताया? टू बायोलॉजिस्ट से, जो शेल्डन एंड शॉन 1838 एंड 1839 में इन लोगों ने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं वो सेल से मिलके बने हैं और हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसको भी हम सेल कहते हैं। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विटशॉ 1855। उसके बाद सेल थ्योरी को आगे आगे और एक्सपेंड करते गए और उसकी स्टडीज करते गए, वो विर्चॉ ने करी थी 1855 में, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बताया गया कि जितने भी सेल्स हैं वो पुराने ही सेल्स, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के से मिल के ही बने हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो और कंपाउंड अच्छा माइक्रोस्कोप बना, वो 1940 में बना। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में आया तब जो है और भी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करा गया, उसको समझा गया, अंडरस्टैंड किया गया कि सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को और भी ऑर्गेनेलीज को अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू पढ़ा गया। Chlamydomonas, Paramecium and bacteria, these organisms are called unicellular organisms. The inventions of magnifying lenses led to the discovery of microscope world. It is known as a single cell may be constituted for whole organism amoeba. कुछ organisms होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है, जैसे कि अमीबा, इसमें ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। अब क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ये जितने भी आप सेल्स देख रहे हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल है, एक ही सेल से मिलके बने हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर, इनको यूनिसेल्यूलर भी बोला जाता है। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यहाँ कुछ एनिमल्स है यूनि सेल्यूलर, तो यूनि का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सिंगल, ठीक है। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in the form of various body parts in multicellular organisms. Multi means many. और organisms हैं जिसमें different functions होते हैं, उन functions को अलग अलग सेल कंडक्ट करता है। ये ऐसे functions multicellular organisms में पाए जाते हैं। multi का मतलब होता है many, ठीक। such as fungi, plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स और फंगाई, इनमें क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक। जैसे एनिमल्स में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, बहुत सारे और फंक्शंस हैं, तो वो क्या है कि अलग अलग सेल से मिलके बने हुए हैं, तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैन वी फाइंड आउट नेम सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? फाइंड आउट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Every multicellular organism has come from a single cell. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ही मिलके बनता है। पहले सिंगल होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मल्टीसेलुलर बन जाएंगे। हाउ? कैसे? एक सेल कैसे दो में बदल जाएगा? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी बोला गया था कि सेल्स अपनी पुरानी सेल से ही मिलके बनता है, तो जो सेल्स हैं वो अपने आप में ही खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ डिवाइड होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी सेल हमारे, मतलब जो भी सेल्स आई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आई हैं, मतलब ऑलरेडी पुरानी सेल से नई सेल्स बनी है। ये एक्टिविटी है, ये देखिए, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स। ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म, ओवम। ये 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं। ये वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं सेल्स, ठीक है। The shape and the size of cells are related to
the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. सारे जो cells होती हैं उनका shape size अलग अलग होता है, वो अलग अलग functions को perform करते हैं. जैसे अमीबा सिर्फ शेप चेंजिंग सेल है, ठीक है. कुछ सेल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिक्स शेप के होते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक. जैसे कि नर्व सेल का एक अपना टिपिकल सेल शेप है, वो चेंज नहीं होता है. ईच लिविंग cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living organisms. How does a living cell perform these basic functions? कैसे perform करते हैं? We know that there is a division of labor of multicellular organisms such as human beings. This means that different part of the human body perform different functions. Body के different जितने जितने parts हैं उसमें different cells present है और वो ही different functions perform करती हैं. आप examine अपने आप को भी देख सकते हैं. The human body has heart to pump blood. Heart का अपना काम है. Stomach का अपना काम है digest food करने का, और so on. Similarly, division of labor is also seen within single cell. In fact, each such cell has got certain specific components whether it known as cell organelles. Cells के अंदर भी कुछ कुछ अपने अपने components होते हैं, उनके खुद के parts होते हैं जिनको हम cell organelles बोलते हैं. Each kind of cell organelles perform special functions. सेल के अंदर का अपना सेल ऑर्गेनेली हर अपना सेपरेट फंक्शन और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल ऑफ द सेल. कुछ चीजें होती हैं जो सेल की खराब हो जाती हैं, अब उनको रीबिल्ड करना है, उनको दोबारा बनाना है, तो वो सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं. क्लियरिंग अप द वेस्ट फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, सेल को क्लियर करना है, वो भी काम सेल ऑर्गेनेलीज करती हैं. A cell is able to live and perform all its functions because of these cell organelles. Cell इन्हीं cell organelles की वजह से अपने functions को perform कर पाता है. These organelles together constitute the basic unit called the cell. इसी को cell बोलते हैं. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their functions is or what organisms they are found in. सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है हर सेल में. नाउ यहां पर कुछ क्वेश्चन है. हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? रॉबर्ट हुक इन 1665. कैसे? कॉर्क की हेल्प, विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क. कॉर्क को इन्होंने एक सेल्फ मेड सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, जिसमें इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे और उसको इन्होंने सेल का नाम दिया. Why is the cell called structure and function unit of life? क्यों बोला जाता है हमारा जो सेल है उसको स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, ये सब सेल से मिलकर बने हैं और सेल का अपना फंक्शन होता है. सेल हर तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, उनका शेप साइज स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और बेसिक यूनिट होती है, मतलब सेल से ही मिलकर एक पूरी बॉडी तैयार होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द सेल मेड ऑफ. व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. सेल मतलब किससे बना है और उसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या है. We saw above that the cell has a special component called cell organelles. हमें पता था अभी जो special component है सेल के उन्हें cell organelles बोला जाता है. How is cell organized? कैसे organized है सेल? If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost. three features को हम basically जो सेल है उसमें तीन features दिखाई देते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये तीन जो है हर सेल में प्रेजेंट होते हैं. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. इन्हीं तीन फीचर्स की वजह से सारी एक्टिविटीज जो सेल में होती हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से जो भी सेल का इंटरैक्शन होता है वो इन्हीं तीन फीचर्स से सेल के हो पाता है. सबसे पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? This is the outermost covering of the cell that separates content of the cell from its external environment. ये सबसे बाहरी परत होती है
सेल की सबसे जो आउटर लेयर ये वाली कहलाई जाती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर से सेल को और बाहर से एनवायरनमेंट को सेपरेट रखती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से अंदर आने वाले मटेरियल्स और अंदर से बाहर जाने वाले मटेरियल्स को परमिशन देती है कि तुम्हारा जो है तुम बाहर जा सकते हो या तुम अंदर आ सकते हो, जो भी सेल की नीड होती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ सिलेक्टिव चीजें ही अंदर बाहर कर सकती है, जो सेल की जिसको यूज नहीं होता है वो सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता, और जो यूजफुल होता है वो ही सेल के अंदर एंटर कर सकता है, जिसकी सेल को नीड होती है। ठीक है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसीलिए सेल को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि जो सेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ सेलेक्टिव चीजें ही सेल के अंदर लाती हैं। ठीक, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, सेल के अंदर कैसे मूवमेंट होता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर बाहर का मूवमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे चीजें अंदर आती है और कैसे चीजें बाहर आती हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एंटर इन एंड आउट होता है, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। जब गैसेस सेल के अंदर जाती हैं और सेल के बाहर आती हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, छोटे जब थे तब बताया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from region of higher concentration to the region where its concentration is low. Higher concentration से lower concentration की ओर movement होता है, मतलब जहां concentration ज्यादा होगा वहां पे movement होगा। लोअर कंसंट्रेशन में बाहर से, जैसे ये सर्किल है मानो, ठीक है, यहां पर हाई कंसंट्रेशन, वो लो कंसंट्रेशन है, और यहां पर बहुत लिक्विड ही है, हाई कंसंट्रेशन है। तो जो हायर कंसंट्रेशन होगा उससे अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन, फॉर एग्जांपल, some substance like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, which is cellular waste, सेल का वेस्ट होता है, requires to be excreted out by cell। सेल को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, तो वो सेल को एक्सक्रीट, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है। accumulates in higher concentrations inside the cell। in the cell's external environment the concentration of CO2 is low। कंसंट्रेशन सेल के अंदर तो ज्यादा है लेकिन बाहर कम है एनवायरमेंट में, तो क्या है, अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। CO2 is as low compared to the inside cell। As soon as there is difference of a cell concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from region of higher concentration to the region of lower concentration। अंदर हाइयर है, बाहर लोअर है, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। द सेल बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बताया डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। सिमिलरली O2 होती है, O2 अंदर कम होती है, बाहर ज्यादा होती है एनवायरमेंट में, तो क्या करेगी, O2 जो है एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेस। जब भी अंदर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो बाहर से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर लेगा। Thus, diffusion plays an important role in the gaseous exchange between cell as well as cell and its external environment। जो डिफ्यूजन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, ये दोनों गैसेस हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से सेल में आने के लिए और सेल से एनवायरमेंट में जाने के लिए। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पानी भी ऐसा ही काम करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है इसको, ऑस्मोसिस बोला जाता है। जब पानी वाला मूवमेंट होता है, गैसेस वाले को डिफ्यूजन बोलते हैं और वाटर वाले को ऑस्मोसिस। ठीक, जो गैसेस वाला आ जाता है उन्हें तो हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, और जो वाटर वाला आता है एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ठीक,
द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane towards higher solute concentration. ये भी वैसे ही मूव करता है selectively permeable membrane के थ्रू और higher से lower concentration के थ्रू. What will happen if you put animal cell or plant cell into solution of sugar or salt water? ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल को शुगर और सॉल्ट वाटर में डालकर देखते हैं. अब एक तो सॉल्यूशंस बनते हैं. यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं. सबसे पहला पाया जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा पाया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा पाया जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसेंट्रेशन, सेल का जो मीडियम है वो हायर कंसेंट्रेशन है. ठीक है, वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल. सेल के बाहर की तरफ ज्यादा पानी है, उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर कम है, लोअर कंसेंट्रेशन है. मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. जिस चीज में पानी ज्यादा होता है वो डाइल्यूट कहलाया जाता है. सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो सेल क्या करेगा, जैसे ये सेल है, ठीक, यहां बाहर पानी ज्यादा है, यहां कम है. तो सेल बाहर से अंदर की तरफ वाटर को लेना शुरू करेगा. ठीक है, वो जब तक अंदर लेगा जब तक यहां और यहां का बराबर नहीं हो जाता. इस प्रोसेस, इस वाले सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास, सेल मेम्ब्रेन से वो डायरेक्टली पास हो सकते हैं, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is water enters the cell is likely to swell up. जब अंदर का सेल का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, बाहर का जो है वो वाटरी है, सोल्यूट है, तो पानी जब तक अंदर जाता रहेगा, जब तक अंदर जाता रहेगा, जब तक कि ये वाला सेल का कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं हो जाता. ठीक, ये जब तक एक जैसा नहीं हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्वेल अप हो जाएगी और सॉल्यूशन अंदर बाहर करना बंद कर देगा. नाउ सेकंड पॉइंट, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन जब अंदर और बाहर एक जैसा हो जाता है, ना अंदर पानी कम है ना बाहर, दोनों तरफ बराबर का कंसंट्रेशन है, अंदर भी लिक्विड ही है, बाहर भी, दोनों तरफ एक जैसा है, उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोला जाता है. ना तो बाहर से अंदर पानी जा सकता है, ना अंदर से बाहर. इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर थ्रू बाय द वाटर ऑफ ऑस्मोसिस. अब यहां पर कम है पानी, पर यहां बहुत सारा है ना, यहां का कंसंट्रेशन बहुत है, तो यहां से सेल बाहर देगा पानी को. ठीक है, अब ये धीरे 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 करके ना श्रिंक होने लगेगा. जब अंदर की चीजें बाहर चली जाने लगेंगी, अंदर का लिक्विड बाहर, कंसंट्रेशन बाहर चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा. ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन. एक टाइम ऐसा आता है जब पानी अंदर बाहर होना बंद कर देता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल और अंदर का और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा. Thus, osmosis is the special case of diffusion through selectively permeable membrane. Osmosis भी एक तरीके से डिफ्यूजन की तरह ही काम करता है. ये एक्टिविटी है रिमूव द सेल. कुछ एक्टिविटीज आप खुद भी पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको एक्टिविटीज समझ में आ रही है या नहीं. कॉमन एक्टिविटी आप अपने घर में करके देख सकते हैं. एक बाउल में पानी ले लीजिए छोटा सा, कुछ किशमिश लीजिए, आपके सबके घरों में होती है, 2-3 या 3-4 ले लीजिए, उस वाटर बॉल में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट करने दीजिए, छोड़ने दीजिए. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे किशमिश जो है वो फूल जाएगी. क्यों स्वेलअप हो जाती है वो? क्योंकि पहले किशमिश इतनी थी, बाहर बोल आपने रख दिया, पानी भरा हुआ, पानी अंदर की तरफ पानी है ही नहीं, किशमिश के गाढ़ा कंसंट्रेशन है, बाहर लिक्विड ही है, तो बाहर से अंदर जाएगा पानी. ठीक है, थोड़ी देर में आप देखेंगे वो किशमिश इतनी हो जाएगी और पानी का डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा. सेम हो जाएगा. अब ये धीरे 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 करके ना श्रिंक होने लगेगा. जब अंदर की चीजें बाहर चली जाने लगेंगी, अंदर का लिक्विड बाहर, कंसंट्रेशन बाहर चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा.
Unicellular, fresh water organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also known as osmosis. Plants में और एनिमल सेल में इसी तरह का फंक्शन चलता रहता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता रहता है. डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बताया था डिफ्यूजन गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. सेल जो होता है उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो वो एनवायरमेंट से न्यूट्रिशन भी लेता है इसी प्रोसेस के थ्रू. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द ट्रांसपोर्ट, थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. एनर्जी की जरूरत पड़ती है. जब भी किसी चीज को की आपको जरूरत होती है, उसको गेन करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल को जो भी चीजों की नीड होती है वो एनवायरमेंट से थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स और प्रोटीन्स. हमारी बॉडी में जो भी सेल है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होता रहता है शेप उसकी, और वो जो है लिपिड्स या फिर प्रोटीन से मिलके बनते हैं. लिपिड्स और प्रोटीन एक ही है, ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली बाय थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो अब भी माइक्रोस्कोप्स बने हैं उसी में ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स टू द सेल टू एनगल्फ इन फूड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सेल की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होती है कि वो एनवायरमेंट से उसको नीड है तो बाहर से वो फूड को एनगल्फ भी करती है. अमीबा एग्जाम्पल है उसका, अमीबा. इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस. क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस. जो फूड को बाहर से एनवायरमेंट से ग्रैब करने का काम करता है. अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. अमीबा इस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है. अमीबा कैसे करेगा? देखो जैसे ये है, ठीक. अब उसको यहाँ फूड मिला है, उसका ये फूड है, ठीक है. अब ये उसके पास तक आ रहा है, ये उसने वो बना लिया एक फूड का गैप, ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए जो हैंड्स आप बनाते हैं ऐसे ग्रैब करते हैं. फिर ये आया फूड के पास, इसने इस तरह से और कर लिया, ठीक है. तो धीरे धीरे करके क्या करता है अमीबा जो है, ऐसे ऐसे करके ये फूड को ग्रैब किया, ये फूड को और ग्रैब कर लिया, और फिर धीरे धीरे करके वो फूड उसके अंदर आ जाता है, ठीक. अब ये जो चीजें बनती है ना, जैसे ये बन रहा है, ये जो इस तरह का आप हाथ से पकड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडियम. चलो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे. इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी. फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिसोर्सेस. आपके स्कूल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, जब आपकी एक्टिविटीज होंगी आप कर देखिएगा. नाउ क्वेश्चन, हाउ डू यू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. CO2 और पानी कैसे मूव करता है? बाय, कैसे मूव करेगा? बाय डिफ्यूजन, है ना. कैसे मूव करेगा? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक. Why is the plasma membrane called selectively permeable membrane? Because it is helpful to enter some useful materials to the cell from outside environment, ठीक है. बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में सेल को जो भी चीजें नीड होती हैं उसको इन एंड आउट करने में हेल्प करता है. इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि सेलेक्टिव चीजें ही आपको देता है वो. नाउ सेल हो जाएगा आपका, सेल हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है. तो थैंक यू फॉर दिस क्लास टुडे. तो आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी उसको. कंटेंट आपको मेरी वीडियो का अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं और चैप्टर्स हैं वो आप तक इजीली पहुंच सके. कमेंट जरूर करिएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर कंफर्म करनी है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो वो कंफर्म करके और कमेंट करके आप मुझे बताएं. आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.